करेंगे। एंड टुडे वी हैव टू टॉक अबाउट डाटा प्रेजेंटेशन। जैसे हमें पता है कि डेली लाइफ में हम कोई भी काम करें तो उस काम को ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता है जब हम उसकी प्रेजेंटेशन अच्छे से कर सकते हैं। सेम रूल डाटा पर भी अप्लाई होता है। जब हमारे पास डाटा सेट बहुत लार्जर वॉल्यूम में आ जाता है तो उस लार्जर वॉल्यूम के डाटा को समझना हमारे लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो उसको अपने लिए इजी करना और ख़ुद को फैसिलिटेट करने के लिए हम डाटा प्रेजेंटेशन करते हैं। डाटा प्रेजेंटेशन से मुराद हमारी ये है कि हम कुछ मेथड्स या कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिनकी बेसिस पे हम डाटा को इस काबिल बना लेते हैं कि वो डाटा हमें समझ आने लग जाता है। और डाटा को समझा तभी जा सकता है जब हमारे पास बड़ी तादाद का डाटा छोटी तादाद में कन्वर्ट हो जाए। जब हमारा डाटा स्मॉलर वॉल्यूम में आ जाता है तो हम कहते हैं कि हमने अपने डाटा को कंडेंस कर लिया है। तो बेसिकली हम यहाँ पर डाटा कंडेंसेशन के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो जब हम बात करते हैं डाटा को कंडेंस करने की तो 3 तरीके होते हैं हमारे पास जिसकी बेस पे हम अपने डाटा को कंडेंस कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास है क्लासिफिकेशन, सेकंड मेथड है टैबुलेशन और थर्ड हमारे पास मेथड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वन बाय वन हम तीनों मेथड पर बात करेंगे, उनके एडवांटेजेस, उनकी कंडीशंस के किन कंडीशन में वो किस तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा की क्लासिफिकेशन की। अब हम पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन पर। लेट्स से ये हमारे पास एक डाटा सेट है। अब इस डाटा के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपस में सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हम ऐसा करें कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप के अंदर इकट्ठा कर लें, जैसे ये ग्रीन वाले ऑब्जेक्ट्स हमारे जो हैं ये बन जाए एक ग्रुप, तो हम कहते हैं ग्रीन एक ग्रुप, और ये रेड वाले हमारे बन जाए सेकेंड ग्रुप और ब्लू हमारे पास बन जाए थर्ड ग्रुप। तो हमारा डाटा वही का वही है, सिर्फ हमने क्या किया, एक जैसे लोगों को, एक जैसे ऑब्जेक्ट्स को या एक जैसे मटेरियल को एक ग्रुप के अंदर रख दिया, दूसरे टाइप को दूसरे में और तीसरी टाइप को तीसरे में। तो ये हमारा डाटा जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया है। ऐसे ग्रुप जो अंदर से एक जैसे हैं लेकिन आपस में डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो इस मेथड को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। डाटा की ग्रुपिंग करना, ऐसी ग्रुपिंग जो इंटरनली होमोजीनियस हो और एक्सटर्नली यानी बाहर से मुख्तलिफ हो। ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन करते वक्त हम 3 तरीके अडॉप्ट कर सकते हैं। पहला तरीका हमारे पास होता है वन वे क्लासिफिकेशन। ठीक है, वन वे क्लासिफिकेशन। वन वे क्लासिफिकेशन हम तब करते हैं जब हमारे पास किसी एक वेरिएबल का डाटा मौजूद है। जैसे कि हम कहते हैं कि हम बात कर रहे हैं जेंडर की, तो जेंडर एक वेरिएबल है। अब इस जेंडर की हमने क्लासिफिकेशन करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, मेल्स अलग कर देंगे, फीमेल्स अलग कर देंगे, तो 2 ग्रुप्स बन गए, ये हमारी क्लासिफिकेशन हो गई। इसी तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम फीमेल को अलग कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हम ग्रुपिंग कितनी करेंगे, डिपेंड ये करता है कि सिर्फ हम उसको होमोजीनियस ग्रुप्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। मेल वाले ग्रुप के अंदर कोई भी फीमेल नहीं होनी चाहिए और फीमेल ग्रुप में कोई भी मेल इंक्लूड नहीं होना चाहिए। सेकंड जो फॉर्मेट है क्लासिफिकेशन का उसको हम कहते हैं टू वे क्लासिफिकेशन। टू वे क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि हम अपने डाटा की 2 तरफा क्लासिफिकेशन करें या 2 वेरिएबल की बेसिस पर हम डाटा को क्लासिफाई करें। जैसे हम कहते हैं कि हमने मेल और फीमेल एक क्लासिफिकेशन कर ली
और अब हम कहते हैं कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। ठीक है, हमने सर्वे किया कुछ लोगों का और उनमें मेल शामिल थे और फीमेल शामिल थी। मेल से हमने पूछा कि क्या आप एजुकेटेड हैं या अनएजुकेटेड हैं। उनमें से सपोज 17 ने रिस्पॉन्ड किया वो एजुकेटेड हैं और 10 ने रिस्पॉन्ड किया अनएजुकेटेड, और 20 ने रिस्पॉन्ड किया एजुकेटेड और 21 ने रिस्पॉन्ड किया अनएजुकेटेड। तो ये हमारे पास ग्रुपिंग होगी डाटा की, टू वे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा जो इसका कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन होती है उसको हम कहते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड का मतलब जब हम एक ही वक्त में दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं तो फिर वो क्लासिफिकेशन हमारी हो जाती है मैनीफोल्ड। जैसे कि हम कहते हैं कि हमने जेंडर एज्यूम किया, उनसे उनका एजुकेटेड और अनएजुकेटेड स्टेटस पूछा, फिर उसके बाद हम उनकी जो है वो एज पूछ सकते हैं या वेट पूछ सकते हैं, तो कोई भी थर्ड वेरिएबल इंक्लूड कर लेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की नेचर क्या होती है। क्लासिफिकेशन को हम नेचर के अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि हम जिस वेरिएबल की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है या फिर कैटेगोरिकल या एट्रीब्यूट वेरिएबल की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल ली थी जेंडर की, तो जेंडर की जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो इसका मतलब हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि जैसे हम कहते हैं कि एक क्लास है, उसके अंदर हमने 30 मार्क्स का कोई पेपर कंडक्ट कराया है। उन 30 मार्क्स के पेपर के अकॉर्डिंग हम अपनी पूरी क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम लिखते हैं मार्क्स। ठीक है, और मार्क्स में हम लिखते हैं कि ऐसे लोग जिनके मार्क्स 0 से 10 तक आए हैं वो एक ग्रुप में होंगे, 11 से 20 तक दूसरे, और 21 से 30 तक तीसरे ग्रुप में। अब हम देख लेंगे क्लास में जितने बच्चे इस ग्रुप के अंदर आएंगे हम उनकी तादाद काउंट कर लेंगे। सपोज़ 12 बच्चे ऐसे हैं, जितने बच्चे इस ग्रुप में आएंगे उनकी तादाद लिख लेंगे और इनकी तादाद हम लिख लेंगे, तो ये हमारी हो जाएगी क्लासिफिकेशन। और ये क्लासिफिकेशन हमने की है मार्क्स के लिए। तो मार्क्स हमारे पास एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है, क्योंकि हमें पता है मार्क्स जो होते हैं वो न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं। हमारे रिज़ल्ट कार्ड पर ये मेंशन नहीं किया जाता कि अच्छा है बुरा है, हमें न्यूमेरिक फॉर्म में हमारे मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। थर्ड हमारी जो टाइप है वो है टेम्पोरल का मतलब जब हम अपने डाटा की क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग करते हैं वक्त के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको हम कहते हैं टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। जैसे कि अगर किसी जगह पर इंटरव्यू में कुछ स्टूडेंट अपेयर हुए हैं, उनको इंटरव्यू की टाइमिंग दे दी गई हैं 2 शिफ्ट। एक शिफ्ट है 9 AM से 10 AM तक, और सेकंड शिफ्ट जो है वो है 1 PM से 2 PM तक। अब हमने अपने जितने भी सपोज़ हमारे पास 100 कैंडिडेट थे जिन्होंने इंटरव्यू के अंदर अपेयर होना है, हमने उनको टाइम दे दिया। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली शिफ्ट में आकर इंटरव्यू में अपेयर होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सेकंड शिफ्ट में आकर इंटरव्यू में अपेयर होंगे। तो हमारे पास हमने अपने लोगों को या ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया है 2 हिस्सों में, और डिवीजन किसके अकॉर्डिंग की है, टाइम के अकॉर्डिंग। तो जब भी हम अपने डाटा को डिवाइड करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग तो वो डिवीजन कहलाती है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। लास्ट हमारे पास जो मेथड है उसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन।
जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन का एक दूसरा नाम होता है, उसको हम कहते हैं स्पेशल। ठीक है, स्पेशल क्लासिफिकेशन या जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, और ये शो करता है लोकेशन को या जगह को। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले लेते हैं कि जैसे पोस्ट ऑफिस के अंदर जितनी भी डाक आ जाती हैं उनको जब डिस्पैच करना होता है तो डिस्पैच करने के लिए एरियाज़ के अकॉर्डिंग या सिटीज़ के अकॉर्डिंग उनकी अलग अलग जो है डिवीजन कर दी जाती है। फिर हर सिटी के जो हमारे पास पोस्ट होती हैं वो अलग से डिस्पैच कर दी जाती हैं। तो तमाम जो लेटर्स होते हैं उनको हम सिटीज़ के अकॉर्डिंग डिस्पैच कर देते हैं, ग्रुपिंग में डिवाइड कर देते हैं कि मुल्तान के, लाहौर के, साहिवाल के, इस तरह हमारी जो लोकेशन के अकॉर्डिंग हम डिवीजन करते हैं डाटा की, उसको कहते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब ये हमारे पास था कि क्लासिफिकेशन होती क्या है, क्लासिफिकेशन कितने वेरिएबल पर बेस कर सकती है, और क्लासिफिकेशन की नेचर क्या हो सकती है। अब क्लासिफिकेशन जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए। उसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट ये है कि क्लासिफिकेशन के अंदर तमाम के तमाम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमने तमाम के तमाम शामिल करने हैं। दूसरा पॉइंट ये कि हमने उनको शामिल इस तरह करना है कि कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट भी दो जगह पर अपेयर ना हो, हर ऑब्जेक्ट सिंगल टाइम किसी एक ग्रुप के अंदर अपेयर हो, उसकी डबल अपेयरेंस नहीं होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ। सेकंड कैटेगरी है टैबुलेशन। टैबुलेशन जो होता है, जब हमारे पास डेटा सेट मौजूद होता है, उस डेटा को अगर हम ऑर्गेनाइज वे में लिखना चाहते हैं या अरेंज फॉर्मेट के अंदर लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने डेटा को कॉलम्स और रो के फॉर्मेट में लिख लेते हैं और हमारे पास बन जाता है एक टेबल, जिसमें ये डायरेक्शन शो करती है कॉलम को और ये डायरेक्शन शो करती है रोज़ को। तो ऐसा डाटा जिसको हम सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना चाहते हैं तो फिर हम उसको टैबुलेशन के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को हम कहते हैं टैबुलेशन। अब जब भी हम टेबल बनाते हैं तो टेबल जो है वो कुछ बेसिक कंपोनेंट्स पर बेस करते हैं। सबसे पहले तो जो टेबल हमने बनाया होगा उसका हमें कोई टाइटल डिसाइड करना है कि हम टेबल किस चीज़ का बना रहे हैं। सेकंड ये कि अगर टाइटल के अंदर हम पूरा अपना टेबल डिफ़ाइन नहीं कर सकते तो हम एक सब हेडिंग ले लेंगे जिसको हम कहते हैं प्रीफेटरी नोट। ठीक है, प्रीफेटरी नोट। प्रीफेटरी नोट, ठीक है। पहला हमने बनाया टाइटल, सेकंड हमने मज़ीद टाइटल को डिस्क्राइब करने के लिए एक सब हेडिंग दी जिसको हम कहते हैं प्रीफेटरी नोट। उसके बाद हमने बनाया टेबल। अब टेबल के अंदर हमारे पास जो कॉलम्स होंगे, कॉलम्स ये वाली डायरेक्शन, इनको कॉलम्स को हम नाम देते हैं बॉक्स हेड, और जो हमारी रोज़ होंगी उनको हम नाम देंगे स्टब। ठीक है, अब हमारे पास रोज़ भी हो गई, कॉलम्स भी हो गए। अब हमारे पास जो हमारे पास अंदर एलिमेंट्स मौजूद होंगे टेबल के अंदर, अगर हम किसी एलिमेंट के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो उसको हम अपने टेबल के नीचे डिफ़ाइन करेंगे, इसलिए इसका नाम होगा फुट नोट। ठीक है, अगर तो ये टेबल हमने ख़ुद नहीं बनाया और हम किसी जगह से इस टेबल को पिक कर रहे हैं तो फुट नोट के नीचे हमें मेंशन करनी है एक और हेडिंग जिसको हम कहते हैं सोर्स नोट। सोर्स नोट, ताकि पता चल जाए कि हमने अपना टेबल किस जगह से पिक किया है। ठीक है, ये टोटल हमारे पास फॉर्मेट होता है एक कंप्लीट टेबल का। अब इससे पहले कि हम अपनी थर्ड कैटेगरी की तरफ आएँ जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तक पहुंचने के लिए हमें अपने डाटा को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो डाटा की जो प्रिपरेशन होती है वो
कैसे होती है? सपोज़ अगर हमारे पास एक क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स ने कुछ मार्क्स गेन किए हैं, हम रेंडमली स्टूडेंट से पूछते हैं उनके मार्क्स और वो मार्क्स यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे क्लास में स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स गेन किए हैं वो मार्क्स हैं। अब ये डाटा किसी अरेंज फॉर्मेट में नहीं है, जैसे पूछा गया उसी तरह हमने लिख लिया है। तो इस तरह के डाटा सेट को हम कहते हैं अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा। अगर इस डाटा को थोड़ा सा इजी करने के लिए अरेंज कर लेते हैं, या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं 1 1, उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद 3 4 5। ये अरेंज डाटा हो गया। तो अरेंज जो डाटा है उस अरेंज डाटा को हम कहते हैं अरे। ठीक है, अब इस डाटा को हमें कंडेंस करना है या थोड़ा सा ईजियर फॉर्म में लेके आना है, शॉर्टर फॉर्म में लाना है। उसके लिए हम कहते हैं कि ये जो डाटा है ये मार्क्स का डाटा है, तो हम लिखते हैं मार्क्स। ठीक है, अब मार्क्स जो क्लास में स्टूडेंट्स ने गेन किए हैं हम वो लिखेंगे विदाउट रेपिटेशन, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक हो गया। अब एक नंबर कितनी क्लास के बच्चों ने लिया है? 2 बच्चों ने, तो ये 2 आ गया। अब हमारे पास हम लिखते हैं यहाँ स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू की तादाद। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने एक नंबर गेन किया है उनकी तादाद है 2, तो हम इसको कहेंगे कि 1 की फ्रीक्वेंसी है 2। ठीक है, इसी तरह 2 की फ्रीक्वेंसी है 1, 3 की फ्रीक्वेंसी है 3, 4 की फ्रीक्वेंसी 2, 5 की फ्रीक्वेंसी 1। अब इस तरीके को जिसमें हमने अपने डाटा को लिखा और उसकी फ्रीक्वेंसी बना ली, तो इस पूरे टेबल को या फॉर्मेट को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे जो ये डाटा है, जो ओरिजिनल डाटा था उसको हमने ग्रुप्स में कन्वर्ट नहीं किया, तो इसलिए हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं और हम इसको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी डाटा को हम एक और तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम लिखेंगे मार्क्स और सबसे छोटी वैल्यू क्या है 1, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 5। तो हम अपनी मर्ज़ी से नेक्स्ट कोई इंटरवल दे लेंगे, तो सपोज़ हम कहते हैं ऑड नंबर दे लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप बनाने हैं इस तरह कि हमारे पास जो ये वैल्यू है इस जगह पर इससे 1 पॉइंट पीछे वाली वैल्यू आए, तो इससे 1 पॉइंट पीछे आप 2.99 भी लिख सकते हो, 2.50 भी लिख सकते हो, 2.3 भी लिख सकते हो। अब इनमें से कौन सा चूज़ करें तो डिपेंड करता है कि क्या आपके डाटा में पॉइंट वाली कोई वैल्यू शामिल है। अब यहाँ कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू शामिल नहीं है, तो इसलिए हम इन दोनों को तो ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 2। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे इससे पिछला डिजिट 4 और यहाँ हम लिखेंगे 6। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, अपने इस डाटा की बेस पे ग्रुप्स बना लिए और वो हमारे पास इन ग्रुप्स को हम क्लासेस भी कहते हैं। ठीक है, क्लासेस बना रही हैं। अब हमने इसकी बनानी है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 से 2 नंबर लेने वाले बच्चों की तादाद है 3, 3 से 4 नंबर लेने वाले बच्चों की तादाद है 5 और 5 से 6 नंबर लेने वाले बच्चों में एक ही बच्चा शामिल है। ठीक है, अब जब हम इसको इस फ्रीक्वेंसी को जमा करेंगे तो हम लिखेंगे समेशन एफ़, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 9 के,
और इसका मतलब ये है कि ये जो क्लास में हमने बच्चे थे, टोटल 9 स्टूडेंट थे, तो हम इसको कह सकते हैं n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ़ डाटा पॉइंट्स। हमारी क्लास में n स्टूडेंट्स शामिल थे जो कि थे 9, और उसको हम समेशन f भी कह सकते हैं। इस तरीक़ेकार को हम कहते हैं, इस फॉर्मेट को हम कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब हमने डाटा के कितने तरीके डिफ़ाइन कर दिए? अनग्रुप डाटा, अरे फॉर्म में डाटा, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा। अब यहाँ पर मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल कर लेते हैं। ये जो हमारी क्लास है, ये जो ग्रुप है, पूरा ग्रुप हमारा पेश कर रहा है इन 2 वैल्यू पे। इसमें ये जो छोटी वाली वैल्यू है, इसको हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, और ये जो बड़ी वैल्यू है, इसको हम कहते हैं अपर क्लास लिमिट। ठीक है। तो यहाँ पर ये लोअर क्लास लिमिट है, ये भी लोअर क्लास लिमिट है, ये भी लोअर क्लास लिमिट है। इस क्लास की ये अपर क्लास लिमिट है, इसकी ये अपर है, और इसकी ये अपर है। सेकेंड क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 5। फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3। ठीक है। अब इसको मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। अगली चीज़ हमारे पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएं। कैसे ऐड करें? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैपिटल F से शो करते हैं, और पहले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी वैसे की वैसे ही आ जाएगी। दूसरे ग्रुप की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और उसमें ऐड कर देंगे पिछले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। तीसरे ग्रुप की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और उसमें ऐड कर देंगे प्रीवियस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। हमेशा हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो आखिरी क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल होनी चाहिए n के या सम ऑफ f के। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि इस पहले ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने थे? 3। पहले 2 ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने थे? 8। इन तमाम ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने थे? 9। तो इस तरह हम रीड कर सकते हैं अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। अब फ्रीक्वेंसी की एक एक्सटेंडेड फॉर्म होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी तरह क्लासेस की एक एक्सटेंडेड फॉर्म होती है, उसको हम कहते हैं क्लास बाउंड्री, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CB। और क्लास बाउंड्री को कंप्यूट करने का तरीका ये होगा कि जो लोअर क्लास लिमिट है 1, उसमें से हम माइनस करेंगे 0.5, और अपर लिमिट जो है 2, उसमें हम ऐड करेंगे 0.5। तो ये बन जाएगा 0.5 और ये बन जाएगा 2.5। तो यहाँ बन जाएगा 0.5, 2.5, 2.5, 4.5, 4.5 और 6.5। अब क्लास बाउंड्री की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? जब हम क्लासेस बनाते हैं तो हमारी यहाँ क्लास ख़त्म हो रही है 2 पे, अगली शुरू हो रही है 3 पे। तो हो सकता है कोई 2 से 3 के दरमियान जो डाटा वैल्यू है वो स्किप हो जाए। क्लास बाउंड्री के अंदर जहाँ ये ख़त्म होती है वहीं से अगली शुरू हो जाती है, तो कोई भी डाटा वैल्यू स्किप नहीं हो सकती। इसीलिए क्लासेस की एक मॉडिफाइड फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं क्लास बाउंड्री। और इसमें जो ये वाली वैल्यू है ये है लोअर क्लास बाउंड्री और ये है अपर क्लास बाउंड्री। अब किसी भी क्लास के अंदर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है वो डिसाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसकी हमारे पास ये जो वैल्यू है 3, इसमें से अगर माइनस करें हम 1 तो आ जाएगा 2, और ये इक्वल है एज के। एज का मतलब हमारी क्लास के अंदर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी शामिल है या हमारी क्लास का इंटरवल क्या है। अगर हम 4 में से माइनस करें 2 तो भी हमारे पास 2 आएगा, या फिर हम 2.5 में से माइनस करें 0.5 तो भी 2 आएगा। तो हम किसी भी तरीके से इसको कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारी डिस्कशन थी आज की। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसकी थर्ड कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।